आज मैं 2018 में रिलीज हुई फिल्म लिव रिलीफ के बारे में समझाने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत मुख्य पात्र हरुका नोजाकी के साथ होती है। जब वह अपनी स्कूल लॉकर खोलती है तो उसमें मिट्टी और धूल मिलती है। फिर एक सुंदर और समझदार सहपाठी मित्सुरु एबा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह किसी का इंतजार कर रही है। नोजाकी हाँ कहते हैं और एबा उसे विदाई देते हैं। बाद में जब नोजाकी घर लौट रहे होते हैं, उसके सहपाठी उसे परेशान करते हैं। उन्होंने उसके जूते लॉकर से चुरा लिए और उन्हें कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक दिया, उसका मजाक उड़ाते हुए। नोजाकी गड्ढे में उतरता है लेकिन कीचड़ में फिसलकर पूरी तरह गंदा हो जाता है। वह बस अपने जूते उठा लेती है और लड़कियां उसके बैग से उसके सामान को इधर उधर फेंकने लगती हैं। ताचबाना कहती हैं कि वे ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उसने एक अन्य लड़की ताइको की भावनाओं के साथ खेला था, लेकिन ताइको इसे इनकार करती है और कहती है कि यह एबा से कुछ भी नहीं है। नोजाकी चुपचाप अपना सामान इकट्ठा करती है और घर वापस चली जाती है। जब नोजाकी अपने घर पहुंचती है, उसकी बहन शुको उसे इस दुखद स्थिति में देखकर रोने लगती है। उसके पिता और माता भी उनके साथ पारिवारिक गले मिलने में शामिल होते हैं। अगले दिन नोजाकी का पिता उसके स्कूल में बुलिंग की शिकायत करने जाता है। वह मिस मिनामी को सब कुछ बताता है, पर वह शिकायत को नजरअंदाज करती प्रतीत होती है। वह यह सुझाव देती है कि जब तक उसकी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे स्कूल नहीं आना चाहिए। बाद में नोजाकी अपनी कक्षा में लौटती है जहां उसे 3 लड़कियां उसकी डेस्क पर खरोंचते हुए मिलती हैं। वे भी फेंकते उसके चेहरे पर लकड़ी का बुरादा। दूसरी ओर नोजाकी के पिता को मिनामी के साथ मीटिंग से लौटते समय नोजाकी के सहपाठी कुगा द्वारा लात मारी जाती है, जिससे वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। कक्षा में जब मिस मिनामी पढ़ा रही होती हैं, तब हम देख सकते हैं कि नोजाकी की डेस्क पर एक मरे हुए कौवे के सामने से खून टपक रहा है। कुगा मिनामी को कौवे के बारे में सूचित करने के लिए फोन करने की कोशिश करता है, पर वह फिर से कॉल को अनदेखा करती प्रतीत होती है। एबा और कुगा बातचीत में लग जाते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इस बीच ताइको कुछ कागज पर लिखती है और इसे सामने वाली को पास कर देती है, जो अंत में मिस मिनामी को लग जाता है। मिनामी फिर घबरा जाती है और बाहर निकल जाती है सिर्फ उल्टी करने के लिए, जिससे छात्रों को उसके व्यवहार का मजाक उड़ाने का मौका मिलता है। शाम को जब नोजाकी घर पहुंचती है, वह अपने पिता को घायल देखकर चौंक जाती है। उसके पिता कहते हैं कि अगर वह डरी हुई या प्रताड़ित महसूस कर रही है तो उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि वे यहाँ उनकी नौकरी के कारण आए हैं और उनकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। अगली सुबह नोजाकी को बुखार हो जाता है और उसकी माँ उसे सलाह देती है कि वह स्कूल न जाए। और बाद में उसकी बहन आती है और उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। सुनकर कि वह ठीक है, शुको खुशी से नाचने और कूदने लगती है। इसके बाद हमें स्कूल के दृश्य पर वापस ले जाया जाता है, जहां महिलाएं नोजाकी के बारे में सोचती हैं। वे यह तय करती हैं कि किसी को नोजाकी की ठीक हालत जांचने के लिए भेजा जाए। एक सहपाठी जिसका नाम रूमी है, उसे उसके घर में प्रवेश करने और उसे हर दिन स्कूल आने के लिए मदद के रूप में लिया जाता है। उसे यह भी धमकी दी जाती है कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाती है तो वह अगला निशाना होगी। रूमी फिर उसके घर जाती है और उसे बिस्तर पर सोते हुए पाती है। वह फर्श पर बैठ जाती है और नोजाकी से पूछती है कि क्या वह ठीक है। जब नोजाकी उसे बताती है कि वह स्नातक होने से पहले स्कूल नहीं आ पाएगी, रूमी अचानक कहती है कि अगर वह स्कूल नहीं आती है तो वे उसे निशाना बनाएंगे और परेशान करेंगे। रूमी फिर उसकी कुछ तस्वीरें लेता है और उससे एक संगीत सीडी मांगता है ताकि सबूत हो कि वह नोजाकी के यहाँ गई थी। अगले दिन जब नोजाकी स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं, रूमी को कक्षा के अंदर एक अलमारी में रखा जाता है और महिलाएं, जिनमें ताइको भी शामिल हैं, उसे प्रताड़ित करती हैं। दूसरी ओर हमें नोजाकी और उसकी बहन को जंगल की सड़क पर खुशी से चलते हुए देख सकते हैं, जहां वे एबा से मिलते हैं, जो तस्वीरें खींच रहा होता है। वह उन्हें देखकर खुश होते हैं और बहनों की भी एक तस्वीर लेते हैं। उनकी तस्वीर लेते समय वह कहते हैं कि यह पहली बार है जब वह इंसान की तस्वीर ले रहे हैं। स्कूल में हम देख सकते हैं कि रूमी को परेशान किया जा रहा है और ताइको द्वारा उसके बालों को बेतरतीब ढंग से काटा जा रहा है। जब ताइको उससे पूछती है कि क्या वह नोजाकी से नफरत करती है, वह जवाब देती है कि वह उसे मारना चाहती है। अगले दिन नोजाकी वह तस्वीर दिखाती है जो एबा ने ली थी और उसे वह बहुत पसंद आती है। हम देख सकते हैं कि आइबा उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फिर वह अलविदा कहती है और एबा के साथ घर से निकल जाती है। दोनों पूरे दिन नदी के किनारे घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं और एक दूसरे का साथ आनंद लेते हैं। एबा कहता है कि बर्फबारी के बाद शहर और भी सुंदर दिखेगा और गलती से उसका हाथ छू लेता है। वह इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन वह कहती है कि यह ठीक है। फिर वह जानबूझकर उसका हाथ छूता है और वह सिर्फ मुस्कुराती है। रात को अपने घर लौटते समय वे देखते हैं कि कॉलेज के गुंडे उनके पास से गुजर रहे हैं और नोजाकी के घर की ओर देख रहे हैं। फिर नोजाकी दूर से देखती है कि उसका घर आग में लगा है। फिर वह अपने घर की ओर दौड़ती है, जहां भीड़ जमा हो चुकी थी।
वह जलते हुए घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐबा और भीड़ उसे रोक देते हैं। वह डर और नुकसान में रोती है। फिर ऐबा घर में घुसता है और अपनी छोटी बहन का शरीर निकालता है, जो गंभीर रूप से जल चुका है लेकिन सांस ले रहा है। वह तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाई जाती है। उसके पिता और माँ घर के अंदर ही मर चुके लगते हैं। इसके बाद हमें अस्पताल के दृश्य पर ले जाया जाता है, जहां नोजाकी के दादाजी उससे मिलने आते हैं। वह बाहर इंतजार कर रही है, जहां उसकी बहन को आईसीयू में रखा गया है। अब वह अपने दादाजी के घर पर उनके साथ रह रही है। स्कूल में बदमाशों का समूह यह सोचकर डर जाता है कि अगर किसी को पता चल गया कि आग उनकी वजह से लगी है तो वे मुसीबत में फंस जाएंगे। दो महिलाएं विशेष रूप से अधिक डरी हुई हैं, क्योंकि वे यह मान नहीं पा रही हैं कि उन्होंने लोगों को जिंदा जला दिया है। हालांकि उनमें से कुछ को इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने एक परिवार का घर जला दिया। अगले दृश्य में जब ताइको घर पर होती है, उसके पिता कहते हैं कि वह जो भी वह कहेगा वही करेगी और वही उसके भविष्य का निर्णय करेगा। त्याचो कहता है कि वह एक सौंदर्यविद बनना चाहती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। वह घर से बिना सूचित किए कब लौटेंगे यह बताए बिना छोड़ देता है। अगले दिन सभी को नोजाकी को स्कूल आते देखकर आश्चर्य होता है। ऐबा द्वारा उसे सूचित किया जाता है कि उसे स्कूल आने के लिए खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जब वह कक्षा के अंदर दो लड़कियों से कुछ पूछती है, दोनों तुरंत बाहर भाग जाती हैं। ताचिबाना, दो लड़कियां और नोजाकी उसी गड्ढे की ओर चल रहे हैं जहां उसे पहले बदमाशी का सामना करना पड़ा था। दो लड़कियां ताचिबाना को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह नोजाकी को पिन से चुभो देती है और उसे गड्ढे में गिरा देती है। उसने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने उसके घर में आग लगा दी थी। जब ताचिबाना नोजाकी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है तो वह एक कील से हमला करती है। इसके बाद नोजाकी ताचिबाना को मौत के घाट उतार देती है। बाकी दो लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं और नोजाकी से माफी मांगती हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं छोड़ती और अंततः उन्हें मार डालती है। मरने से पहले उनमें से एक का कहना है कि सभी आग की योजना कुगो की थी। अगले दिन स्कूल में जब तीनों लड़कियां अनुपस्थित होती हैं, कुगो और बाकी दोनों चिंतित होने लगते हैं। आगे स्कूल के बाहर पुलिस अधिकारियों को देखकर वे घबरा जाते हैं और कुगो घर वापस जाने की बात कहते हैं, क्योंकि बहुत ठंड है। वापसी में वह नोजाकी से मिलता है और फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करता है। जब वह उसे धक्का देता है तो नोजाकी उसे छुरा घोंप देती है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन ढलान से नीचे गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। नोजाकी फिर उसे अकेला ठंड में मरने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन भारी हिमपात के कारण दादाजी नोजाकी से कहते हैं कि स्कूल बंद रहेगा और वह पूरे दिन आराम कर सकती है। इस बीच ऐबा नोजाकी से मिलने आता है। दादाजी ने जिक्र किया कि वह ग्रेजुएशन के बाद नोजाकी और उसकी बहन शुको को वापस टोक्यो ले जाएंगे। उसने ऐबा से भी उसकी देखभाल करने और उसकी रक्षा करने को कहा। रूमी के घर पर उसे दो लड़कों का फोन आता है जो उसे सूचित करते हैं कि तीन लड़कियां, जिनमें कुगा भी शामिल है, लापता हैं। वह यह भी कहते हैं कि नोजाकी ने उन सभी की हत्या कर दी है और अब वह उसके पीछे है। वह उसे धमकी देता है कि उसके मारने से पहले कोई कदम उठाए और कहता है कि वे कल उसका अंत कर देंगे। अगली सुबह नोजाकी जंगल के रास्ते पर अकेली निकल पड़ती है। जब वह लिवर लीफ फूल को निहारने के लिए रुकती है तो दो लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। वे नोजाकी को कम आंकते हैं और उसे ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते चुनते हैं। इकेगावा उसे ढूंढ निकालता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वे कहता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। फिर वह उसे जबरदस्ती चूमने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक नोजाकी द्वारा प्लायर्स से हमला किया जाता है। दूर से एक और लड़का नोजाकी पर तीर से निशाना साधता है, लेकिन इकेगावा के सिर के माध्यम से सही शूट करता है और उसे मार डालता है। जब वह नोजाकी पर हमला करने की कोशिश करता है तो वह उसे चाकू मारकर मार डालती है। अगले दृश्य में हम तीन लड़कियों के माता पिता को स्कूल में लापता लड़कियों की शिकायत करते देख सकते हैं। ऐबा नोजाकी के पास आता है और दोनों टहलने जाते हैं। वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां से ऐबा ने कहा था कि शहर बर्फ से ढका हुआ अच्छा लगेगा। वे पहली बार चुंबन करते हैं और ऐबा उसकी रक्षा करने का वादा करता है। घर पर ऐबा अपनी दादी से कहता है कि वह आगे की पढ़ाई के लिए टोक्यो जाना चाहता है और नोजाकी के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसका कोई नहीं है। हमें तब उस दृश्य में ले जाया गया जहां रूमी उस गड्ढे के पास है जहां नोजाकी को परेशान किया गया था। वह गड्ढे में नीचे फिसलती है और तीन लड़कियों के मृत शरीरों को पाती है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और ताइको को सब कुछ बताने के लिए कॉल करने की कोशिश करती है। हालांकि ताइको उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता। रूमी को परेशान करते समय उसने पहले कहा था कि वह नोजाकी को मारना चाहेगी। हमें अतीत की फुटेज दिखाई देती है जहां वह कहती है कि वह अपने घर में केरोसिन डालकर उसे अंदर ही अंदर जला देगी। हमें दिखाया गया है कि रूमी नोजाकी के घर की ओर मिट्टी का तेल लेकर जा रही है। ताइको अपने घर लौटना पसंद करती है,
और दूसरी भी। आगे बढ़ते हुए अगले दृश्य में हम देख सकते हैं कि ताइको नोजाकी के घर जाने के लिए आती है। जब उसे घर पर कोई नहीं मिलता तो वह वापस लौटने लगती है। वापस जाते समय वह नोजाकी को देखती है और उससे मिलने रुक जाती है। वह संगीत सीडी लौटाती है जो रूमी ने उसे दी थी और बताती है कि वह इसे सारी रात सुनती रही है। पहले की उनकी दोस्ती का वीडियो दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वे पहले अच्छे दोस्त थे, और जब नोजाकी ने एबा के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया तो उनकी दोस्ती प्रभावित हुई। जब ताइको घर लौटने वाली होती है वह नोजाकी से जो भी उसने उसके साथ किया उसके लिए माफी मांगती है। घर जाते समय ताइको को रूमी ने एक चाकू से हमला किया। रूमी उसके पैरों को चोट पहुंचाने में सफल रही और ताइको की चीख सुनकर खुश होती है। फिर वह उसे मारने के लिए आगे आती है, लेकिन ताइको द्वारा लात मारी जाती है। ताइको अपने चेहरे पर एक कट लगा लेती है, लेकिन फिर भी रूमी उसे अपने सीने में छुरा घोंप देती है और वहां से भाग जाती है। अगले दृश्य में एबा नोजाकी को सूचित करने के लिए कॉल करता है कि वह टोक्यो में उसके साथ जुड़ेगा और दोनों साथ में रह सकते हैं। नोजाकी जवाब देती है कि वह टोक्यो नहीं जाएगी और वहीं रहना पसंद करेगी। उसके बाद हम आइबा के हाथ में कुछ खून देख सकते हैं। वह भी नोजाकी द्वारा उसे अस्वीकार करने पर बहुत क्रोधित वह टेलीफोन पटक देता है और अपनी दादी के पास जाता है, जिन्हें उसने गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। पता चलता है कि नोजाकी के साथ रहने के लिए एबा ने अपनी दादी पर हमला किया था। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि उसने अपने पिता और मां को भी मार डाला है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आइबा को भी उसके बचपन में उसके पिता द्वारा बुली किया गया था। बाद में वह अपनी दादी को फर्श पर मरने के लिए छोड़ देता है। रूमी के घर पर वह डरी हुई है और जब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ है, वह बस दरवाजे पर चाकू मारती है और उससे इतना अच्छा न होने की गुजारिश करती है। इस बीच लापता छात्रों के माता पिता स्कूल में एकत्रित होते हैं, अपने बच्चों के बारे में विवरण मांगते हैं। इस मिनामी वहां पहुंचती हैं और माता पिता उसे अपशब्द कहने लगते हैं। मिनामी हर दिन बुली किए जाने के अपने गुस्से को फटकारती है और फिर से उल्टी कर देती है। वह सड़क पर गिर जाती है और बर्फ काटने वाली मशीन के नीचे आकर तुरंत मर जाती है। अस्पताल में हमें रूमी को शुको को जलाने की कोशिश करते देखते हैं। नोजाकी समय पर पहुंचता है और उस पर हमला करता है। जब रूमी कहती है कि उसे अपनी बहन के सामने किसी को नहीं मारना चाहिए, वह उसे छोड़ देती है और रूमी वहां से भाग जाती है। नोजाकी एबा से बात कर रही होती हैं। तब एक नर्स दौड़ती हुई आकर नोजाकी को सूचित करती है कि उसके दादाजी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में हैं। नोजाकी को एबा पर शक होता है और उसके हाथों की जांच करने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। उसका शक सच साबित होता है जब वह एबा के हाथों को खून से भरा पाती है। वह आगे कहता यह घाव इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक रात पहले अपनी दादी को समझाने की कोशिश की थी। रूमी वहां पहुंचती है और समझाती है कि कैसे उसने और अन्य लोगों ने उसके घर में आग लगा दी। पता चलता है कि उन्होंने उसकी माँ को उनके घर के बाहर जिंदा जला दिया। रूमी का कहना है कि उसे आग की गंध बहुत पसंद थी। जब नोजाकी के पिता मदद के लिए आए तो दूसरे आदमी ने उन्हें पैर में गोली मार दी। रूमी ने फिर अपने शरीर पर शुको के साथ मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरों ने उसे रोकने की कोशिश की। रूमी वह थी जिसने उसे और छोटी बहन को आग लगा दी। यह सुनकर नोजाकी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी द्वारा छुरा घोंप दिया जाता है। एबा रूमी पर बर्बरतापूर्वक हमला करता है और इस कृत्य में अपना बैग नोजाकी की ओर फेंक देता है। नोजाकी को उसके पिता और बहन की जलती हुई तस्वीर मिलती है। एबा ने उसे बचाने से पहले उनकी एक तस्वीर ली थी। नोजाकी तस्वीर देखकर गुस्सा हो जाता है और एबा समझाने की कोशिश करता है कि उसने यह तस्वीर इसलिए ली क्योंकि वह उसके कार्य से प्रभावित हुआ था। नोजाकी अपने पेट से चाकू निकालती है और एबा पर हमला करने की कोशिश करती है। उसके हमला करने के बाद आइबा उस पर गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगता है। तभी आइबा अपना कैमरा उठाता है ताकि उसके चेहरे की तस्वीर ले सके। वह लिवर लीफ के खिलने को देखता है और उसकी तस्वीरें लेने लगता है। वह नोजाकी से वादा करने को कहता है कि वह उसके साथ रहेगी, नहीं तो वह उसे सर्दी में मरने के लिए छोड़ देगा। इस बीच नोजाकी उस लड़के का धनुष और तीर उठाती है जिसे उसने पहले मारा था और कैमरे के माध्यम से सीधे एबा की आंखों में गोली मारकर उसे मार डालती है। वह मर जाता है। वह अपने घर की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाती है। वह अपनी बहन के दिए हुए हार को निकालती है, उसे देखती है और सड़क पर सपाट गिर जाती है। आखिरी दृश्य में हम ताइको को उसका स्नातक प्रमाण पत्र लेते हुए देखते हैं। वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ती है और याद करती है कि कैसे वह और नोजाकी पहले दोस्त हुआ करते थे।